इस देश की रेल से लेकर के और हवाई जहाज से लेकर के सब कुछ बेच डाला इन्होंने, बचा ही कुछ नहीं है इस देश के अंदर। तो अब इस देश का मजदूर वर्ग लड़ने के लिए आ रहा है और ये बनाएंगे नहीं, इन्होंने मंदिर ही बनाए थे पहले। कोविड रोकथाम के नाम पे चटनी बंद करो, कोविड रोकथाम के नाम पे चटनी बंद करो। सबकी नौकरी जा रही है, सबके हाथों में 4,000 5,000 पगार देकर 12 घंटे नौकरी कर दी है। हमारे आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिए हैं। हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कितना बड़ा भयंकर चोट है। सभी गरीब जनता को 6 महीने पूरा राशन देना होगा, बेरोजगारों को 7,500 रुपए भत्ता देना होगा, कोविड से हुए बेरोजगारों को 7,500 रुपए भत्ता देना होगा, 21,000 न्यूनतम वेतन लेके रहेंगे, 21,000 न्यूनतम वेतन। बड़ी बात है कि आज इस देश के मेहनत का, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी राज्य का हो, तमाम मेहनत करने वालों लोगों ने अब ठान लिया है कि अब ये क्योंकि ये देश हमारा है, मेहनत करने वालों ने का है और मेहनत करने वाले इस देश को बनाते हैं। चाहे रोड बनाना हो, चाहे बिल्डिंगें बनानी हो, चाहे कारखाने में काम करना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, इस देश का मजदूर इस देश की सुई से लेकर के हवाई जहाज के पार्ट तक बनाता है। तो हमने तय कर लिया इस देश के मजदूरों ने कि अब ये जुल्म नहीं सहेंगे और ये जो चंद पूंजीपतियों की जो सरकार है, दलाल सरकार, इस सरकार को इसकी औकात बतानी है। और जहाँ एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, जहाँ देश में बेरोजगारी फैल रही है, जहाँ पर देश के मजदूर कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है, जहाँ मजदूरों के सारे अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है और जहाँ इस देश का मजदूर भूखों मरने पर ऐसी नौबत आ गई है, वहीं ये ड्रामा कर रहे हैं राम मंदिर बनाने का, वहीं ये ड्रामा कर रहे हैं राफेल ला करके इन विदेशी देशों को मारने का। ये सब ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे हैं लोगों का ध्यान हटाने के लिए। और हमारी जो जलील मीडिया है, जो हमारी दूसरी जो यूट्यूब और वो बहुजन मीडिया को और दूसरी मीडिया को छोड़ करके ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये दिखा रही है अमिताभ बच्चन टॉयलेट में क्या कर रहे हैं कोरोना के टाइम में, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर दूसरे लोगों के केस दिखा रही है। लेकिन आज देश 80% देश उसमें बाढ़ में डूबा पड़ा है, मजदूर बेघर हो रखे हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, महामारी से लोग बेरोजगार हो गए, वो समस्याएं नहीं दिखा रहे हैं। और ये इसलिए हमने अब तय किया है कि अब हमारा काम का, हमने कहा कि हमारा लेबर कानून उनको आप वापस लागू करो, जैसे थे 12 घंटे की ड्यूटी का कानून जो आपने संशोधन किया उसको वापस लो। और जो समान काम का समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अक्टूबर में पिछले साल 2019 में आदेश दिया था कि जो मजदूर है ठेके पे काम करता है, डेली बेस पे काम करता है, उसको परमानेंट के बराबर समान काम करता है तो समान वेतन मिलना चाहिए उसके हिसाब से, वो तो इन्होंने लागू नहीं करा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जो ऑर्डर दिया उसको इन्होंने ताबड़तोड़ लागू कर दिया। भैया मजदूरों के जो 20 से 30 करोड़ मजदूरों को आर्थिक लाभ होना है, समान काम के समान जो वेतन का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लागू करके जो इतनी आर्थिक स्थिति सुधरनी है मजदूरों की, उसको कब लागू करोगे? उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। राम मंदिर तुम्हारे पक्ष में था, तुमने फटाफट लागू कर लिया। इन तमाम हम इनकी जो ये दुर्भावनाएं हैं और जो इनकी चालबाजी साजिश है उसकी पोल खोलने आए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए और अपनी हाजिरी लगाने आए हैं कि आज से जंतर मंतर पे, आज से रोज यहाँ धरने प्रदर्शन होंगे जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे, नहीं तो तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया जाए। पॉलिसी है सारे लालाओं को ये दे देंगे, जितने एम्स वगैरह जो भी हैं वो भी दे देंगे। एम्स तो टाटा को दे दिया ऑलरेडी, उसकी तमाम जितनी भी देख रेख है, पर्ची बनाने से लेके सब टाटा के अंदर है, आम आदमी अब जा नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कि इस बात को ये जानते हैं इन्होंने इतनी दुर्गति कर दी है सरकारी अस्पतालों की कि हमारा होम मिनिस्टर वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होता है इस देश का, जबकि इस देश का सदियों से ये रहा है, जब से आज़ादी के उससे जितने नेता, चाहे इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोली चली हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का बाईपास सर्जरी करानी हो, सब एम्स में जा करके सबने करवाया, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। और इन्होंने पहला होम मिनिस्टर है इस देश का, कोरोना हुआ और सीधा वेदांता गुड़गांव में जाके भर्ती हो गया। इसका मतलब इन्होंने खुद ही मान लिया है कि ये इसकी सब जो सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, और ये अंबानी अडानी सब अपने उनको पूंजीपतियों को, अपने मालिकों को दे देंगे। इस देश की रेल से लेकर के और हवाई जहाज से लेकर के सब कुछ बेच डाला इन्होंने, बचा ही कुछ नहीं है इस देश के अंदर। तो अब इस देश का मजदूर वर्ग लड़ने के लिए आ रहा है और ये बनाएंगे नहीं। इन्होंने मंदिर ही बनाए थे, पहले मंदिर ही बनाए थे, मुगल आए, उन्होंने थोड़ी सी आर्थिक हालत ठीक करे,
देश को जोड़ा। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को नई व्यवस्थाएं दी, बिजली दी, पानी दिया, सड़कें दी, बहुत सारी आधुनिक शिक्षा दी। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने मंदिर ही बनाए थे, लूटा था इस देश को, जाति व्यवस्था फैलाई थी, अछूतों के नाम पर लोगों का, जो मेहनत कर जनता थी उनका शोषण किया था, हर तरह का आर्थिक से लेकर शारीरिक सब शोषण किए, उन पे अत्याचार किए। तो आज ये उसी व्यवस्था को लाने के मूड में है, उसी मनुवाद को उसको लाने के चक्कर में है कि जो बहुमत लोग हैं इस देश के मेहनत करने वाले, उनसे अधिकार छीन के उनसे अछूतों की तरह उन पे अत्याचार किए जाएं और उनका जो मेहनत की कमाई है उसको खा करके चंद लोग आनंद लें जो जैसे पहले लेते थे। ये इनकी साजिश है। द्वारा चुनी हुई सरकार पूंजीपतियों के लिए कानून बना रही है, पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रही है और मजदूर को उसको जिंदा रहने का दिहाड़ी भी नहीं दे रही है कि वो जिंदा रह पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, उनको पढ़ाए, अपने बच्चों की शादी करे, रहने के लिए मकान बनाए। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार मान नहीं सकती है। अगर वो 8 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकती है तो हमारा तो इतना बड़ा कोई मांग ही नहीं है। हमारे 10 मजदूर संगठन जो आपके बीच में हैं, अभी देश के दूसरे भी जो हमारे से एक आधा संगठन छूटा हुआ था वो भी इस ज्वाइंट यूनिटी में आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है सरकार जो है पूरी तरीके से पूंजीपतियों के झोली में बैठी है। हमने अपना 12 सूत्री मांग पत्र बना रखा है। हमारा 12 सूत्री मांग पत्र के देश की चुनी हुई हमारे हाथों द्वारा, हमारे वोट के द्वारा सरकार अपने वायदों को पूरा करे, देश की महंगाई को जो आसमान छू रही है उसको धरती पर लाए, पूंजीपति जो स्टॉक होल्डर हैं, ब्लैक मार्केटर हैं, उनके ऊपर कब्जा करें, उनको जेल भेजे और जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो आम नागरिक के जिंदा रहने के लिए हैं उनको यहाँ पर देश की जनता के साथ जो वायदे किए हैं उनको पूरा करो। हम कोई ऐसी मांग नहीं मान रहे जो पावर में सरकार है उसके मैनिफेस्टो में नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर हम पावर में आएंगे 100 दिन में महंगाई को नीचे लाएंगे। आज 6 साल हो गए सरकार को, महंगाई आप देख सकते हैं वो 100 गुना बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल का भाव पहले कहते थे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो विदेश से आता है और इसलिए उसका रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल का बैरल का रेट जो है वो पहले से आज तक का रिकॉर्ड नीचे है, परंतु हमारे देश में 80 रुपये पेट्रोल और पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। पहले लोग बाग जो हैं वो डीजल को गाड़ियां लेते थे कि उसमें खर्चा कम आएगा, परंतु अभी डीजल जो है वो पेट्रोल से भी महंगा हो गया और ये सरकार टैक्स के जरिए 35 रुपये हमारे से उस डीजल और पेट्रोल में से हमारी जेबों में से लूट रही है। तो साथियों, इन्होंने कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, परंतु नौकरी देना तो दूर, जो नौकरियां हमारे हाथ में लगी हैं उन नौकरियों को खोसने का काम इन्होंने किया और सारे डिसेंट जॉब, चाहे वो कोल में है, कोल माइन में, हमारे कोल खदान का काम करने वाला कर्मचारी या हमारे बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, इंश्योरेंस सेक्टर में, भारतीय रेलवे में या हमारे दूसरे जो PSUs हैं जिनको महारत्नों का खिताब दिया है, उन महारत्नों में काम करने वाले साथी, डिफेंस के 41 कारखाने जो देश के रक्षा के सौदे बनाती है, तोप गोला बारूद बनाती है, उनके 90,000 कर्मचारियों को छटनी करके विदेशी पूंजियों के हवाले करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार कहती है कि हमारे को हर साल 2.25 लाख करोड़ रुपए का धन कमाया हुआ, एसेट्स कमाई हुई सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की उसको बेचना है और तब हम सरकार चला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और इस वजह से इन्होंने पूंजीपतियों के जो विदेशी पूंजीपति हैं उनसे समझौते कर लिए हैं कि आपको मुनाफा कमाने वाले सेक्टर हम कौड़ियों के भाव में आपके हवाले करेंगे, परंतु हमारी सरकार बनी रहे इसके लिए आपको हमारे को अंडर दी टेबल पैसा देना होगा। और वो आपके सामने है किस तरीके से भारत पेट्रोलियम को इन्होंने कौड़ियों के भाव बेचने का काम किया। BSNL जो भारतीय संचार निगम है उसको कौड़ियों के भाव बेचने के लिए पहली दफ़ा दुनिया के अंदर तकरीबन 87,000 कर्मचारियों ने
अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, उनके अभी सेटलमेंट नहीं हुए हैं, और उन्हीं के टावरों को अपने निजी दोस्त को जो जियो का मालिक है मुकेश अंबानी, उसके हवाले करके, और उसको मुनाफा हो रहा है। देश का सबसे पैसा कमाने वाला जो अगर कोई दूर संचार है जिसके पास तो वो जियो है। उसको खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, और आज उसको नोटबंदी से पहले लॉन्च करके, और अभी 5 साल के अंदर अंदर वो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथे नंबर पर अमीर आदमी बना है। तो ये हमें बड़ा फक्र है कि एक हिंदुस्तानी चौथे नंबर पर अमीर आदमी बना है। परंतु गरीबों का गला काटकर, उसके पेट पे लात मारकर अगर कोई सरकार किसी को अमीर बनाना चाहेगी, हमारे देश का मजदूर, मेहनतकश मजदूर जो देश का निर्माण करता है, वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने 22 मई को तय किया था कि लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से देश के कामगारों के ऊपर, हमारे प्रवासी जो कामगार हैं उनके ऊपर, जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा साथी जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 घंटे का नोटिस देकर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से भी नीचे केस थे हमारे देश में, और सारे देश को लॉकडाउन करके ये प्लानिंग नहीं की कि वो रोटी कहाँ खाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, और वो अगर घर जाना चाहें तो वो घर कैसे जाएंगे। आनन फानन में पूंजीपतियों को पैकेज अनाउंस करके और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। हमारे दिल्ली शहर में भी करोड़ों वर्कर भूखा मरने लगा तो सड़कों पे आ गया। उसने कहा भूख मरने से अच्छा गोली खाकर मरेंगे। उनको पुलिस ने बुरी तरह से, जिस तरीके से उनको, जैसे क्रिमिनल को कुछ नहीं कहते हैं ये, परंतु हमारे मजदूर को जो एक मेहनत करके रोटी खाता है, उसको लाठियों से किस तरीके से तोड़ा है, किस तरीके से उनके पैरों में छाले पड़े घर जाने में, कैसे हमारी बहन महिलाओं ने सड़क के ऊपर अपने बच्चों को जन्म दिया। ये आज़ाद देश के अंदर ये चुनी हुई हमारे द्वारा सरकार के लिए शर्म की बात है। और ये बात करते हैं पूंजीपतियों की कि उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में उनके पुराने कर्जे, उनको कहा है कि जो आप डिफॉल्टर हो रहे हो वो कर्जा लेकर दोबारा क्लियर करो, नया काम शुरू करो। परंतु आपको जानकर दुख होगा कि हमारे देश में जितना भी मजदूर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, कोई भी मालिक किसी मजदूर को लॉकडाउन में नौकरी से नहीं निकालेगा, उसको अपने रोल पर रखेगा, उसको महीने का तनख्वाह देगा, पगार देगा, उसके रहने की व्यवस्था करेगा, उसके खाने की व्यवस्था करेगा। परंतु हमारे को देखकर कितना कष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री की अपील को भी पूंजीपतियों ने ठुकरा दिया। जो होम मिनिस्टर का ऑर्डर था उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। किसी भी मालिक ने इस मुसीबत की घड़ी में किसी एक भी वर्कर को खाना खिलाने का और ठहराने की व्यवस्था नहीं की। हमारे सभी मजदूर संगठनों ने अपनी क्षमता के अनुसार उन मजदूर भाइयों को जिंदा रखने के लिए जो भी हम कर सकते थे हमने किया। परंतु दोस्तों, ये सरकार जो है पूंजीपतियों की गोदी में बैठी है। और अभी कोल माइन जो प्रधानमंत्री ने अपना प्रेस इश्यू बनाया है कि 400 ब्लॉकों को बेचेंगे, 50,000 करोड़ रुपया पब्लिक का वहाँ पर इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उनको काम का माहौल पैदा करेंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद बोली का शुभारंभ किया, परंतु अभी तक उसमें कोई भी बिडर आ नहीं रहा था। प्रधानमंत्री ने खुद प्रयास करके वेदांता को, बिरला को, टाटा को, इनको कहा कि आप उसमें बिड में आइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे अभी फ़ोन आया, पता लगा है कि कुछ टेक्निकल रीजनों से जो अभी 18 तारीख को एक दिन की हड़ताल हो रही है कोल में, उसको देखते हुए उन्होंने बिडिंग की 1 महीने सितंबर तक डेट को डेफर किया है। अक्टूबर तक किया है, नवंबर तक भी जाएगा। वो टेक्निकल रीज़न है, वो इस रीजन से नहीं है कि हम कोल माइन बेचेंगे। नहीं, कोल माइन बेचेंगे, उसमें टेक्निकल रीजन आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्टेटों के चीफ मिनिस्टर जिनका वो जुरिडिक्शन है, उनसे बिना पूछे उनकी ज़मीन के ऊपर से पूंजीपतियों को कोयला निकाल कर बाहर बेचने की इजाज़त सरकार दे रही है, केंद्र सरकार। वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर और हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र वालों ने भी ऐतराज़ किया है। उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया सरकार को कि किस तरीके से ये देश को बेचना शुरू किया है, हमें आपको यहाँ पर इजाज़त नहीं देंगे। और उसमें वो जंगल जो सुरक्षित हैं जानवरों के लिए, उनको भी इन्होंने बेचने के लिए लगा दिया।
उनका इन्होंने ऑर्डर वापस लिया है महाराष्ट्र का दो माइंस का, परंतु सरकार बिल्कुल जिद पे अड़ी है कि भारतीय रेलवे को भी अभी ऑर्डिनेंस इशू किया है कि देश की 109 सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा, जिसमें 151 ट्रेनें इंपॉर्टेंट रूट के ऊपर दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, हावड़ा, जिसके ऊपर कमाई है, वो सोने का अंडा देने वाला सेक्टर है। और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, जो इस देश के मजदूरों के पैसे से बना है, सबकी नौकरी जा रही है, सबके हाथों में 4,000 5,000 पगार देकर 12 घंटे नौकरी कर दी है। हमारे आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिए हैं। हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कितना बड़ा भयंकर चोट है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं और हमारे आदमी मर रहे हैं। ठेकेदार के अनट्रेंड आदमी कोल माइन में काम कर रहे हैं और दूसरी खदानों में काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से असर पड़ रहा है। तो साथियों, हमारे जो साथी यहाँ पर आए, मैं उनका धन्यवाद करता हुआ, हमारा ये अभी हमने लेबर मिनिस्ट्री पर पीछे 22 मई को हमने गिरफ्तारी दी थी गांधी समाधि के ऊपर, हम सब जेल में गए थे। उसके बाद शाम को छूटे, उसके बाद फिर ये निरंतर चलेगा संघर्ष। ये आपको जैसे बताया गया कि आज का दिन क्यों चुना है, 9 अगस्त 42 को 37 से शुरू हुआ था ये मांग कि हमारे को संघर्ष तेज करना चाहिए, परंतु गांधी जी उस माहौल को बनाने में लगे रहे और अंत में 9 अगस्त 42 को अंग्रेजों भारत छोड़ो ये देश के अंदर नारा शुरू हुआ और 5 साल लगे अंग्रेजों को भगाने के लिए, और उसमें हर तरीके की क्रांति हुई, तब जाके अंग्रेज मजबूर हुए जाने के लिए। ये अंग्रेजों के पीठ में गोदी में बैठे हुए बच्चे हैं, इनको भगाने के लिए भी हमारे को सालों साल लगेंगे। हमारा 5 साल 6 साल निकल चुके हैं, परंतु आने वाले समय से पहले हमारे को अपने देश के साथ जो इनके कमिटमेंट है उनको पूरा करना चाहिए, बजाय कि हम रोजी रोटी को छोड़कर अपने रिलीजियस मामले में, धार्मिक मामले में लोगों को बांटने का काम करें। उससे रोटी नहीं मिलेगी, खाली पेट भजन नहीं होते हैं, तो इसलिए पेट को भरने की व्यवस्था करें, हर 2 हाथ को अच्छा काम दें।